हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट का एक महीने के करीब हमारे पास बचा हुआ है NCET एग्ज़ाम के लिए एंड काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है या फिर जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनकी पढ़ाई जो है इट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ एंड उनको चाहिए कि लास्ट के एक मंथ में हम लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए हम लोगों को जिससे कि हम लोगों की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए, और अगर कोई वीक पॉइंट्स है तो उन पे कैसे काम किया जाए। तो आज का वीडियो इसी चीज़ को टैकल करेगा, ठीक है। सो पहले तो मैं आप सभी के सामने कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले डोमेन सब्जेक्ट्स लूँगा एंड उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पिछले साल में आई हुई हैं और कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी वीक है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स आउट टू बी इज फिजिक्स। हमारा जो फिजिक्स का था पिछले साल, उसमें हमारा चार्जेस वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उससे एक क्वेश्चन आया था एंड वो एक क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था कि वो सेपरेट उससे ही आया हो, एक MCQ टाइप था। सॉरी MCQ बोल रहा हूँ MCQ सारे MCQ होते हैं। अपना ये क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग, हाँ मैच द फॉलोइंग टाइप था। उसमें आया हुआ था एक जगह जो गॉस लॉ वाला था, फॉर्मूला ही था, ठीक है। पोटेंशियल वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल, वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, ऑलमोस्ट चार क्वेश्चन आए थे इसके, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके आए थे 2 क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट उसके आए थे 4 क्वेश्चन। वेल टेक्निकली देखा जाए तो 2 ही थे, 2 थे, और यहां पर जो मैं +2 लिखूंगा ये वही मैच द फॉलोइंग वाला एक क्वेश्चन था। उसमें एक ऑप्शन में ये दिया हुआ था जिसको मैच करना था और 2 कॉन्सेप्ट हमारे इसके थे, एक वो एम्पियर सर्किटल लॉ और दूसरा वाला हमारा बर्ट-सावर्ट लॉ था, उनके फॉर्मूलाज। सो आप लोगों को पता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं वहां पर जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले, फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा होंगे, तो ये वाले थे वो। फिर मैग्नेटिक मटेरियल वाला जो हमारा चैप्टर है, मैग्नेटिक मटेरियल, उससे भी एक क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से रिलेटेड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टेबिलिटी कितनी होती है और एंड ऑल, ठीक है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे एक क्वेश्चन आया था और एक जो था हमारा ऑप्शन में था वो मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है। AC, इसको स्टार मार्क लगा लो, सबसे पहले बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन आए हुए, 5, ठीक है। फिर उसके बाद EM वेव्स, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ऑप्टिक्स, यहां पर लिख लेते हैं, ऑप्टिक्स, उसमें रे और वेव दोनों है, उसके टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से थे, एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का था। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर का से 3 क्वेश्चन आए थे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से 3 क्वेश्चन आए थे। सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन आया था और कम्युनिकेशन वाले चैप्टर जो था उससे एक क्वेश्चन आया था। लकीली हमारा ये वाला चैप्टर डिलीट कर दिया गया, नॉट इन सिलेबस। तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन जो हमारा कम्युनिकेशन वाला था, दैट विल गो ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये मैंने आपको दिखा दिया और मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, वेल एंड गुड, ये हमारा हो गया है, फिजिक्स के लिए ये चैप्टर आए थे, उनका ये वेटेज था, ठीक है। ये तो ही ऊपर की बात। अब इसमें हम लोग और अंदर घुसते हैं। क्या है ये, आप सभी को अगर पता होगा तो ये सारे के सारे जितने चैप्टर है, ये स्टार्टिंग के जो 8 चैप्टर है, 8, ये सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है
और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसी से ही आए हैं। लेट इट बी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, फिर उसके बाद रिएक्टेंस हो गया, इम्पिडेंस हो गया, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए एसी से निकाली जा रही थी और एसी के बहुत सारे 5 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, अगर आपके ये चैप्टर्स वीक हैं तो 1 महीने तक आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज जो होगी, इनके वन शॉट देखना। ठीक है, क्या सबके देखने हैं? नहीं। आई एम प्रिटी श्योर कि आपके इनमें से कुछ कुछ चैप्टर तो स्ट्रांग होंगे, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने 12th किया हुआ है तो आपका फिजिक्स में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऐसा साइड होगा जो स्ट्रांग हो। जैसे मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे को अच्छा लगता था चैप्टर, तो मुझे वो पसंद आ गया। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन लीव। या फिर अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल जैसा टॉपिक है, ये बिल्कुल ही अलग वाला है, तो इसको छोड़ सकते हो आप। अगर आपका वीक है तो यू कैन जस्ट गो हेड एंड वॉच वन शॉट, उसके छोटे छोटे नोट्स बनाना। मैग्नेटिक मटेरियल का मैंने भी वीडियो बना के रखा हुआ है ना, उसको एक बार देख लो। उसके जो नोट्स हैं वो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल भी डिटेल में घुस के नहीं लिखना है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो वो जो सारे डेरिवेशंस है वो सब आपके अभी काम के हैं नहीं, क्योंकि डेरिवेशन वाला काम तो हमें है ही नहीं, सारा का सारा हमें फॉर्मूला पे देखना है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इनमें से जो भी आपका चैप्टर वीक है, जो भी चैप्टर वीक है उसको पकड़ो, वन शॉट लगाओ, 1.5x पे देखना 1.5x पे देख लो, या फिर नॉर्मल स्पीड पे देखना नॉर्मल स्पीड पे देख लो। लेकिन मेक श्योर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में एटलीस्ट एक बार रन थ्रू हो जाए। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वन शॉट है, अगर आप जेई का देखने जाएंगे तो जेई का इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख जाएगा 6 घंटे 8 घंटे का वीडियो बना हुआ है ना। क्या हमें वो देखना है? अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन आई वुड प्रेफरेबली से कि जो NCERT जो बोर्ड लेवल वाले जो वन शॉट्स हैं, जो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बता देते हैं, वो आपका देखना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। एंड ऑल्सो नोट्स जो आप बना रहे हो उसमें मेन काम होना चाहिए आपका फॉर्मूला बस। एज सुन एज यू आर डन विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आप कहां से ले सकते हो? NCERT की बैक एक्सरसाइजेज हो गई, ठीक है, NCERT की बैक एक्सरसाइज हो गई, NCERT एग्जाम्पलर हो गया, फिर उसके बाद यू हैव अपना SL अरोरा, देन यू हैव HC वर्मा, है ना। HC वर्मा के जो बैक एक्सरसाइजेज है उससे ज्यादा आप जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कॉन्सेप्ट्स है वो। अब अगर कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा है कि मेरे को ये आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो क्या मेरे फिजिक्स में सारे नंबर कट जाएंगे? नहीं। उन सब के लिए ये चैप्टर्स है। ऑप्टिक्स हो गया, डुअल, एटम्स, सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर ऑफ मैटर मैंने वन शॉट बना रखा है, एटम्स और सेमीकंडक्टर देख रहे हो, 3 3 6 7 क्वेश्चंस हैव कम आउट ऑफ दीज टॉपिक या फिर दीज चैप्टर, 7 क्वेश्चन। और ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे चैप्टर है, आराम से आप इनको जाके पढ़ सकते हो। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। अगेन NCERT, एग्जाम्पलर, SL अरोरा, HC वर्मा, वॉट एवर बुक यू वॉन्ट, ठीक है, उनमें से आप उठाओ, क्वेश्चन करो। और ये तीनों के तीनों चैप्टर बहुत छोटे हैं। ऑप्टिक्स थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हाँ अगर आप उसको कवर करना चाहो तो यू गेट 7 क्वेश्चन एंड 11 क्वेश्चन, ठीक है, 11 क्वेश्चन यू गेट 44 अगर आपने ये सारे सही कर लिए। एंड आई एम श्योर कि आप अभी लास्ट के 1 महीने में कम से कम यहां से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था, एंड आई एम होपिंग कि आप में से ऑलमोस्ट सभी को याद होगा कि गॉस लॉ क्या था, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वो वाला जो था वो। तो आपको ये वाले टॉपिक्स देखने, अगर आपका ये वाला वीक है और ये वाला बहुत स्ट्रांग है, अगर देखा जाए तो चार्जेस ये सब अगर आपका स्ट्रांग है तो यू गेट 5 6 7 8 9 10 11 15 और एक सब मिला के 16, है ना, 16 11 27, और फिर ये तो एक था तो 28 हो रहा था। 16 क्वेश्चन, 16 4 64। तो अगर आपका ये वाला बहुत स्ट्रांग है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 64 मार्क्स के करीब आपका
पिछले साल आ सकता था, इस साल हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि सिर्फ इसी में से ज्यादा देंगे ऐसा वैसा, बट हाँ क्योंकि ये वाले चैप्टर्स जो है बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं और इनसे क्वेश्चन बनाना काफी आसान होता है, क्योंकि यहां पर ये वाले जो टॉपिक्स है इनमें अगर आप क्वेश्चन बनाने जाओगे तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी लेंथी क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ज्यादा ये वाले डुअल नेचर एटम्स और सेमीकंडक्टर से, है ना, क्योंकि डुअल नेचर में आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन 6.63 इंटू 10⁻34, तो बहुत सारी जो हमारी कैलकुलेशंस होती है वो ऐसी ही जाएंगी। इसके वजह से इनका तीनों का मिला के वेटेज थोड़ा सा कम है, इन सबका, इन चारों चैप्टर्स का 11 क्वेश्चन के करीब और 16 क्वेश्चन इस तरफ से आ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आता है। अगर आपका ये वीक है तो मैंने बता दिया वन शॉट काम करेंगे क्वेश्चंस पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एसएलआर हो रहा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल ऑफ फिजिक्स। और अब अगर किसी को ऐसा है कि हम लोग और क्या करें और क्या करें और क्या करें, सो व्हाट वी कैन हैव इज यू गाइस कैन डू वन थिंग कि ये ऐसे ऐसे करके शीट्स बना लो, है ना, पेपर जो आपका A4 साइज पेपर है, श्योर सबके पास A4 साइज पेपर होगा, और ऐसे इनको स्क्वायर में, जैसे अभी रेक्टेंगल में काट लो, और उसके बाद फॉर्मूलाज जितने भी हैं इन सारे चैप्टर्स के, अगर आपको चार्जेस नहीं पता या फिर पोटेंशियल वाला चैप्टर वीक है तो सीधा यहां पर एक साइड पे लिख दो, जैसे मान लो कि डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, डाइपोल का फॉर्मूला, और इसके पीछे उसका आंसर लिख दो जो भी है। मैं यहाँ पर उसका बस डायग्राम बना दे रहा हूँ अभी के लिए, ऐसे करके जो आपका होता था, यहाँ पर 2a डिस्टेंस है, एंड उसके बाद जो आपको सीधा उसका आंसर लिख लेना है। या फिर अगर मान लो कि मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ln x, आपको याद रखना चाहिए इंटीग्रेशन ln x का सीधा फॉर्मूला आता है x ln x माइनस एक्स प्लस सी, इनडेफिनेट है तो ये कर लिया, काम खत्म। अब क्या कर लेना है, सामने देखना है ln x, इंटीग्रेशन ऑफ ln x क्या होता है, अब फिर आंसर बोल देना है x ln x माइनस एक्स, पीछे देखना है सही है एक तरफ रखो, गलत है दूसरी तरफ रखो, फिर गलत वाले जो है उठाओ, फॉर्मूला रिवाइज करो। ऐसे आप करके फॉर्मूलाज जितने भी हैं वो सारे के सारे रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दिस इज फिजिक्स। मैथ्स में क्या हो रहा है, मैथ्स में भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, ठीक है। तो अगर अभी मैं इसमें मान लूं कि फिजिक्स में यू आर गेटिंग अराउंड 50 नंबर, है ना, 50 के करीब। देखो अगर आपको सारे सब्जेक्ट में 50 इफ यू गेट 50 नंबर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट्स, हर में 50 आ रहा है, तो यू आर गेटिंग अराउंड 350 मार्क्स इज अ गुड स्कोर, नॉट अ वेरी गुड स्कोर बट अ गुड स्कोर, एंड आपके आईआईटी और एनआईटी में घुसने के चांसेस बहुत रहते हैं। पिछले साल काफी सारे बच्चे थे जिनके 350 के अराउंड आए थे, उनको सारे आईआईटी से ऑफर लेटर आ गया था, सारे एनआईटी से इनफैक्ट ऑफर लेटर आ गया था। जाहिर सी बात है कि जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर आपका जो प्रेफर्ड स्ट्रीम है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, उसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है, पर हाँ सारे आईआईटी से तो आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। इस साल भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि 350 के करीब ही रहे जो हमारा कट ऑफ रहेगा आईआईटीज का और एनआईटीज का। सो अगर आपके हर एक इसमें 50-50 आ गए तो बहुत बढ़िया है, हम लोग मिल भी सकते हैं नए ईयर में, है ना। हाँ, सो फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया। मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं हमारे, रिलेशंस एंड फंक्शंस में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, मैट्रिसेस था, है ना, डिटर्मिनेंट था, देन वी हैड कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन वी हैड इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में दोनों आ जाते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट, ठीक है। इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मैं इस वाले को मिटा देता हूं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, देन वी हैड डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी हैड वेक्टर, then we have 3D, then we have linear programming problem, then we have probability। अब इसमें काफी सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे
कि हम लोगों का कैलकुलस खराब है, हमें कैलकुलस नहीं आती है। कोई बात नहीं, इनके भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जिसका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शन में एक क्वेश्चन आया था, आईटीएफ में एक क्वेश्चन आया था, मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चन, इसके 3, कंटिन्यूटी में सिर्फ 1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4 क्वेश्चन, इंटीग्रल में 3 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 क्वेश्चन, वेक्टर में 2 क्वेश्चन, 3D में 1 क्वेश्चन, एलपीपी में 2 और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 3 आए थे। ठीक है, डन। अब अगेन इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो आराम से, यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट। ठीक है, एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं तो एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक। इसमें आपको फिजिक्स के जैसे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे फिजिक्स में वन शॉट देखने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभार, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत छोटे वे में दिया हुआ है। इसमें वैसा नहीं है, इसमें अगर आप एनसीईआरटी को एक बार देख के इफ़ यू गो थ्रू द एनसीईआरटी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। सो मैथ्स इज लेस टाइम टेकिंग, बट हाँ इसमें क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन यू हैव आर.डी. शर्मा, देन यू हैव आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, एंड आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल के भी आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं जो एमसीक्यू टाइप वाले हैं, वही, क्योंकि हम लोगों को मतलब किनसे है, सिर्फ एमसीक्यू टाइप वालों से ही मतलब है। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर है जो फटाफट किए जा सकते हैं? वेक्टर, 3D, एलपीपी, ये 3 चैप्टर एकदम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, और ये पीछे के किसी चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रांजिटिव फंक्शंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक फंक्शंस हो गया, ठीक है, 1 ऑन टू फंक्शन, है ना, ये सारे के सारे जो है। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी किसी से रिलेटेड नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटू सा ही चैप्टर है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वही आता है बहुत ज़्यादा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है वो बहुत लंबा नहीं है, पर हाँ जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से लेंदी लग सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, लेकिन अगर आप ये डिटर्मिनेंट कर लो तो आपको मैट्रिसेस में भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर कोई बच्चा, मैं सिर्फ उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने अभी तक पढ़ना भी नहीं चालू किया, अभी बोल रहा है कि मेरे को पढ़ना है ना, तो अगर वो बच्चा एलपीपी, 3D, वेक्टर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन के करीब, अराउंड 12 क्वेश्चन वो कर लेगा। 12 क्वेश्चन मतलब 12 4 कितना हो गया, अराउंड 48। देखा, अराउंड 50 नंबर यू कैन स्कोर इन ईच एंड एवरी पेपर, एटलीस्ट डोमेन में, अगर आपके 6 से 7 चैप्टर ये हो अच्छे हो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 जो पढ़ सकता है। कंटिन्यूटी, एओडी, अगर किसी ने कैलकुलस पूरा कर लिया तो देख लो कितने हो रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 में 4 जोड़ो 13, तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। ठीक है, 13, अब 13 4 कर लो, कितना हो गया, 52 हो गया, बस 52 क्वेश्चन। तो अगर किसी का कैलकुलस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो अराउंड एक्सपेक्ट कर सकता है कि 40 to 50 क्वेश्चन, 40 to 50 नंबर उसके आ सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिए क्या करना है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सारे थोड़े से है गंदे से है चैप्टर, आई अंडरस्टैंड, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा गंदे लगते थे ये चैप्टर। ठीक है, इंटीग्रल्स मैंने बना के रखा हुआ है, उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने बता दिए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आराम से कर लोगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी इंटीग्रल का ही पार्ट आता है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल चैप्टर, तो अगर आप टाइम निकालना चाहें तो आई वुड पर्सनली से कि पहले तो वेक्टर एंड 3D खत्म कर लो, वेक्टर 3D और एलपीपी, ये 3 चैप्टर पहले करो, फिर रिलेशन एंड फंक्शन आईटीएफ पे जाओ। दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, दीज 2 शुड बी द सेकेंड प्रायोरिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स थर्ड रख लो, एंड फिर उसके बाद कैलकुलस।
ठीक है। अगेन पढ़ना कैसे है मैंने बता दिया। जो भी चीजें हैं, नोट्स आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बनाना है, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला के लिए हम लोग देखेंगे क्या करना है, और एनसीईआरटी में सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं A to Z, ठीक है। और जो क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपको RS अग्रवाल नहीं तो RD शर्मा से मिल जाएंगे। अब ये मत समझ लेना कि क्योंकि इतनी से 4 बुक्स मैंने बोल दी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, RD शर्मा, RS अग्रवाल, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। अब जो बाकी 3 है उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अवेलेबल है तो पहले उसको पकड़ो और उसको सॉल्व करो। डू नॉट हॉप बिटवीन RS अग्रवाल कर लिया, अच्छा ठीक है 5 क्वेश्चन RS अग्रवाल के कर लिए, 5 क्वेश्चन RD शर्मा के कर लेता हूं, नहीं। टेक वन बुक, स्टिक टू दैट बुक एंड ट्राई एंड मेक दोस क्वेश्चंस जो आपके पास MCQ टाइप वाले हैं, ठीक है। हाँ, सो दिस वाज मैथ्स। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो मैंने पूरा ब्रेकडाउन दे दिया कैसे कैसे हो रहा है इसमें मैथ्स में। अब आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन के करीब, 5 क्वेश्चन मैं पहले ही यहां पर लिख दे रहा हूं, 5 क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड चैप्टर में से आए हुए हैं, ठीक है। तो उन कौन कौन से चैप्टर हैं वो सब के बारे में नहीं देखेंगे हम लोग, बस 5 क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड चैप्टर से आए थे, ठीक है। हमें पता है कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, D&F ब्लॉक है ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलो अल्कीन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, अमीन्स, और एक जो लास्ट चैप्टर दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। सही बात है। अब इसमें हाँ इनका वेटेज भी लिख लेते हैं एक बार फटाक से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन सोल्यूशन से आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन काइनेटिक्स से, 2 क्वेश्चन इससे, 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन, 3 क्वेश्चन हैलो अल्किन, 1 क्वेश्चन अल्कोहल, 3 क्वेश्चन फ्रॉम एल्डिहाइड, 2 क्वेश्चन अमीन्स, और बायोमॉलिक्यूल से 2 क्वेश्चन, है ना। अब ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा रिस्की है। ये केमिस्ट्री के जो हमारे ऑर्गेनिक वाले जो चैप्टर्स हैं, ये जितने भी हैं, है ना, वो काफ़ी इंटरलिंक्ड है। और सच बोलूँ तो हैलो अल्किन्स और अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सारे बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अमीन्स फिर भी छोटा है, बट हाँ अगर कोई बच्चा सोल्यूशन बहुत इजी चैप्टर है, कोलॉइडल सोल्यूशन के ऊपर आता है, वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन हो गया, फिर उसके बाद हेनरीज लॉ हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ आती हैं। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी वैसा ही टाइप का चैप्टर है, आपको वो रिप्रेजेंटेशन बता देगा, इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, पॉजिटिव एनोड, कैथोड, ब्ला ब्ला ब्ला। वो इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर सोल्यूशन। केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0th ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं, रिएक्टेंट का जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन सब के बीच में जो है मोल्स के हिसाब से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकालने वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। D&F ब्लॉक भी वैसा ही है। तो अगर 1 2 3 4, हाँ ये 4 चैप्टर और बायोमोलिक्यूल्स, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगते थे। तो अगर कोई बच्चा है जिसका केमिस्ट्री वीक है मेरे तरह वो 1 2 3 4 5 चैप्टर कर सकता है। कैसे करना है बताता हूँ, लेकिन कितने क्वेश्चन होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इससे भी अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दैट ब्रिंग्स यू अप टू 44 नंबर, है ना। बाकी ये सारे जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो तो छोड़ ही दो बाकी में आ जाओ। अब पढ़ना कैसे है,
इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि द ओनली वे टू स्टडी इज़ जो NCERT है, एटलीस्ट सोल्यूशन जो ये वाले जो चैप्टर्स हैं इन दोनों के लिए, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इनके लिए यू कैन गो विद NCERT एग्जाम्पलर, और सॉरी NCERT एग्जाम्पलर बोलो, NCERT। अगेन इसमें भी क्योंकि कंसेप्चुअल काफ़ी ज़्यादा है, अब जैसे ऑर्गेनिक में चले जाओगे तो सारे कंसेप्ट ही हैं, है ना। अब नॉमेनक्लेचर वो सारे हो गए, नॉमेनक्लेचर के भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे हेलो आल्केन वाला जो था उसमें एक क्वेश्चन तो नॉमेनक्लेचर का ही आया था इस साल मेरे टाइम पे, पिछले साल, है ना। तो वो तो इन सब में तो आपको गारंटी है, इन सब में तो अगर आपका ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत वीक था, अभी भी है, था क्या अभी भी है। तो 3-1 कितना हो गया, 3, 3, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जा रहे हैं, है ना। और जो बाकी जो 5 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, जो 5 क्वेश्चन है, वो मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस टू कम ऑर्गेनिक में, एज मे बी नॉमेनक्लेचर हो गया, या फिर कन्वर्जन वाले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर केमिकल काइनेटिक्स एंड D&F ब्लॉक, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल काइनेटिक्स में बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, है ना। LNT इज इक्वल्स टू पता नहीं क्या क्या होता था ना, K इंटू डेल्टा ब्ला 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 जो होता था वो। D&F में भी आपसे वो पूछ लेगा कि व्हाट इज द वैलेंसी, या फिर जो चार्ज का ट्रेंड है वो हम लोग देखते हैं कि सब जगह F ब्लॉक में सब जगह 3 था, कहीं पर एक्सेप्शन है तो वो क्यों है, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, क्योंकि वो सब कंसेप्चुअल है, ठीक है। केमिस्ट्री में आई वुड से NCERT कॉन्सेप्ट के लिए, क्वेश्चन के लिए नहीं। क्वेश्चन के लिए आपको पता है वन शॉट में तो आपको दिख ही जाएंगे, वन शॉट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देन प्रदीप जो है हमारी, प्रदीप करके एक बुक है, वो भी ऑनलाइन मिल जाती है काफ़ी सारी जगहों पे। तो प्रदीप अगर आप सर्च करेंगे, प्रदीप क्लास 12 PDF, ऑनलाइन PDF, तो वहाँ से आ जाएगा। प्रदीप करके एक बुक है। फिर अगर आपको प्रदीप भी नहीं मिल रही है तो यू कैन गो विद NCERT एग्जाम्पलर, है ना, एग्जाम्पलर। अगेन कौन कौन से करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स, D&F, केमिकल, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस। जिसने नहीं किया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कर लेना, कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेंदी चैप्टर है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने इन पांचों में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं लेंदी है, बस इजी चैप्टर लेंदी बस। ऑर्गेनिक कैसे करना है, वन शॉट, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इसको इसके साथ मिला दो, उसको उसके साथ मिला दो, सारे रिएक्शन। लेकिन याद रखना मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए, मैकेनिज्म को लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अगर आपको लिख लिख के याद होता है तो यू कैन डू दैट, ओके। सो दिस वाज फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स। अब लास्ट के 1 महीने में क्या क्या करना है था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है मेरा स्ट्रॉन्ग है केमिस्ट्री में, तो अब मैं लास्ट के 1 महीने उसको बार बार पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। अल्कोहल मेरा वीक है तो अल्कोहल का मैं क्या करूंगा, वीडियो लेक्चर निकालूंगा कोई, वो देखूंगा, सबसे पहले NCERT के थ्रू गो थ्रू करूंगा, NCERT को गो थ्रू करूंगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आएगी उसके 10-10, 15-15 मिनट के एक्सप्लेनेशन के बहुत सारे वीडियोज हैं, वो देखूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है, नहीं हो रहे हैं तो आई नीड टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट वंस अगेन, ठीक है, और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट के जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं डोमेन के अलावा, वो कैसे कैसे करना है। एक हमारा होता था टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट हमारा एक होता था, एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता था, एक जनरल टेस्ट होता था, और 2 लैंग्वेज होती थी, राइट। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड अगेन आप YouTube पे जाओ, सर्च करो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस ऑन YouTube।
और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। एनसीईटी वाले ही काफ़ी सारे जो है हमारे यूट्यूब चैनल्स जो है बहुत सारे, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जिन्होंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है एंड उनके साथ साथ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। जनरल टेस्ट के लिए बेस्ट चीज़ होगी CUET से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, CUET, क्योंकि उसमें भी आता है, तो उनके जो जनरल एप्टीट्यूड वाले जो भी वीडियोस हैं वो अगर आप देख लोगे तो आपका NCERT का भी हो जाएगा। 2 लैंग्वेजेस, अब ये 2 लैंग्वेजेस आपने कोई भी ली हो सकती है, वो तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। मैंने इंग्लिश लिया था, दोनों ही, एक स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश वाला था और एक इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन वाला था, 2 इंग्लिश थे, तो मैंने दोनों ही इंग्लिश लिए थे और मैंने इसका प्रिपरेशन किया था NDA जो है, NDA के जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं इंग्लिश के, जैसे कि वो जो चैनल हो गया अपना डिफेंस वाला करके एक चैनल है, उस पर अगर मुझे ठीक से याद है, मुझे ठीक से याद तो नहीं है पर शायद शौर्या बैच था, हाँ, तो उनके जो इंग्लिश के वन शॉट है शायद कुछ 6 या 7 लेक्चर्स थे 2-2 घंटे के। तो अगर किसी बच्चे का वीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया और बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो इफ़ यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दैट, जो कि 1 महीने में करना बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे के लेक्चर्स हैं और 7 है तो मतलब कितना 14 आवर्स। अगर आप हर एक को बनाने के लिए अगर आप 4 घंटा भी ले रहे हो तो 28 आवर्स। 28 आवर्स मतलब क्या, डेली 1 घंटा सिर्फ इंग्लिश करना है, काम खत्म, लास्ट के एंड तक आते आते आपका इंग्लिश खत्म हो ही जाएगा। एंड आई एम गेसिंग क्योंकि लास्ट मंथ है और आप सबकी छुट्टियां चल रही है, छुट्टियां क्या मतलब देखा जाए तो आपके स्कूल्स खत्म हो गए हैं, तो नाउ यू आर फ्री, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NCERT, तो आपके पास पूरा दिन है। तो आई एम होपिंग कि आप 6 से लेके 8 घंटा तो निकाल ही रहे होंगे। 6 से 8 घंटा अगर निकाल रहे हो तो इट इज़ वेरी सिंपल, जाओ लिखो, मैंने बता दिया, फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला बनाओ, मम्मी को पकड़ो, पापा को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, बोलो कि ये रहे मेरे कार्ड्स, जैसे मान लो ये मैंने कुछ ब्लैंक कार्ड्स रखे हुए हैं, इसमें सारे फॉर्मूला लिख दिए, एक साइड क्वेश्चन, एक साइड आंसर, एक साइड क्वेश्चन, एक साइड आंसर, 1 वर्ड भी चलेगा। बोल लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्या है, ग्राफ क्या है, जैसे मान लो ग्राफ बना दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं, या फिर ऐसे लिख दूंगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, वो पीछे लिख दिया क्या, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाता है 12.2 अपॉन अंडर रूट में v। प्रोटॉन के केस में क्या हो जाता है, अल्फा पार्टिकल के केस में क्या हो जाता है, ये सब बना के रख दो। 10 से 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। बोल दो, जाके बोलो कि पापा, भैया, भाई, बहन, कोई भी पकड़ो, बोलो, क्वेश्चन बोलो, आंसर बोलो, पीछे आंसर है, सही है एक तरफ रखो, गलत है एक तरफ रखो, काम खत्म करो, ठीक है। एंड डेली का डेली मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें सही से कर ली तो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एंड आप आगे आके IITs एंड NITs में सिलेक्ट भी हो जाओगे अपनी पसंदीदा ब्रांच के साथ। ब्रांच इन द सेंस मेजर इन फिजिक्स, मेजर इन केमिस्ट्री या मेजर इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो दिस वाज द होल स्ट्रैटेजी, बोल सकते हो 1 महीने में क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी बुक्स के हिसाब से करनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा एंड हेल्पफुल भी होगा काफ़ी ज़्यादा आपकी लास्ट जो मंथ की प्रिपरेशन है उसमें, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करना शुरू करो।